हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेके आ गए हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 4 क्लास 9 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और ये क्लास मैराथन क्लास होगी जिसमें हम सारे कंसेप्ट सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे इस चैप्टर के। तो ध्यान से देखिए क्लास 9th वालों, ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और कितने डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो माय नेम इज एज यूजुअल दीपक कुमार एंड यू आर वाचिंग कश्यप क्लासेस। लेट्स बिगिन। ठीक, तो सबसे पहले अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिखाई दे रहा है? कैमरे में आ रहा है ना? अभी आ रहा हो, मुंह से तो सुन रहे हैं ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहली बात करें तो आप जानते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। हमको जब भी बोला जाता है कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हम लोग हमेशा एटम का स्ट्रक्चर क्या अज्यूम करके चलते हैं? स्फेरिकल। तो हाँ सर, पता तो चल गया कि हाँ क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है। तो और क्या जानना है इसमें? हाँ जानना है, बहुत सारी चीजें जाननी है। तो जैसा कि हमें पता है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्फेरिकल होता है, ये तो हमें पता है। लेकिन एटम 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ये भी पता है। हाँ, कौन कौन से? इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये अंदर किससे बना होता है? 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड प्रोटॉन एंड थर्ड वन इज व्हाट? न्यूट्रॉन। तो ये है उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल जो पाए जाते हैं एटम के अंदर, या फिर एटम इन्हीं से क्या होता है? बना होता है, ठीक है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज रखता है। ठीक लिखा है? ये नहीं, क्या लिखता है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। सर आप तो सर मस्ती कर रहे हैं। हाँ जरूरी होता है। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इसके ऊपर क्या रहते हैं? निगेटिव चार्ज रहते हैं। प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन किसको तो क्या मानते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और रही बात हमारे किसकी? न्यूट्रॉन की, नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब इसको बताया किसने? इसकी डिस्कवरी किसने की? इस चैप्टर में यही सब पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और उनकी थ्योरी पढ़नी है। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी जिनका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन नाम के एक फिजिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी 1897, ठीक। प्रोटॉन के किसने की सर? इसकी भी तो डिस्कवरी होगी। हाँ, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी आपके बुक में दिया हुआ है रदरफोर्ड, बट कुछ बुक्स में ई गोल्डस्टीन। तो एनसीईआरटी पे जाएं, जो आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है वही लिखना है आपको। तो प्रोटॉन की अभी के लिए बता देते हैं, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? आपको लेके चलना है क्या? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, या फिर रदरफोर्ड से काम आप चला सकते हैं, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? 1990, ठीक। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हुई थी भाई, ऐसा ही थोड़े आ गया। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? तो ये थे जेम्स चैडविक। और इन्होंने कब की थी? 1932 में। तो ये सब जो भी आप नाम पढ़ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि अकेले खोज दिए थे, इनके साथ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे एसोसिएशन में इनके साथ, कंपनी में इनके लोग थे और इनको कोऑपरेट करते थे, तब जाके ये चीजों की डिस्कवरी हुई थी। बट मेन हीरो ये थे, आगे आगे चलते थे, लीड करते थे, तो इनका नाम आता है, ठीक। बट उनको भूलना नहीं है, ठीक ना। वो लोग भी काफी हेल्पफुल और काफी इनकी मदद करते थे। तो पूरा ग्रुप रहता था, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है तो एटम से भी छोटा होगा? हाँ सर, बहुत छोटा होगा। तो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, मान लिया। इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बताया जाता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। काफी कम, -31। ये 10 1 के ऊपर 31 जीरो, जो उससे क्या करना है? डिवाइड करना है, क्योंकि माइनस लगा है। और प्रोटॉन की प्रोटॉन की जो मास होती है, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 का पावर -27 kg। और सेम उतना ही लगभग होता है किसका? अपने सर, हाँ अपने न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो हमने एटम के बारे में जाना कि एटम स्फेरिकल होता है, एटम बना होता है 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन। प्रोटॉन की किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की किसने की थी? जेम्स चैडविक,
ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास kg। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो गई। अच्छा, ये तो पता होगा ना कि इस पे कितना, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। सेम इतना ही रहता है एक प्रोटॉन पे। इस पे तो चार्ज ही नहीं है, हाँ बेचारा, ठीक, इस पे चार्ज ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कुछ और जानने के लिए। तो इसमें जानना क्या सर, हो तो गया, पढ़ाई खत्म? नहीं, पढ़ाई खत्म अभी नहीं हुई है। तो आगे हम लोग को इसके बारे में जानना है कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत लोगों ने दिया। पहले तो पता था ना कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो लोगों ने अपने अपने सुझाव देना शुरू किए। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो एटम का दिए थे वो थे हमारे कौन, जे थॉमसन। और इसी को कहा जाता है जे थॉमसन, इसी को कहा जाता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, कि थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन ने थॉमसन मॉडल दिया, अपना मॉडल दिया। क्या पता है एटम के बारे में, कैसा होता है एटम, खरबूजे जैसा। हाँ, तो इनको एक्चुअली खरबूजा बहुत पसंद था। नहीं, वो मस्ती की बात है, ठीक ना, खरबूजा पसंद नहीं था, हो सकता है पसंद भी हो। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ये कहते हैं, मतलब जे थॉमसन इन्होंने ये बताया कि एटम जो होता है ना वो वाटरमेलन के जैसा होता है। मतलब वाटरमेलन के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है, मिलता जुलता हूबहू होता है। कैसा बताया इन्होंने? तो इन्होंने कहा कि देखो भैया, सिंपल सी बात है कि एटम जो होगा एक वाटरमेलन की तरह होता है, एक प्यारा सा वाटरमेलन, ठीक ना। और इसमें क्या है, वाटरमेलन हो गया, और इसमें जितने भी एडिबल, रेड एडिबल पार्ट होते हैं, मतलब खाने वाले जो लाल वाले हिस्से होते हैं, रेड एडिबल पार्ट जो होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेड एडिबल पार्ट जो है, रेड एडिबल पार्ट, ठीक ना, उसको इन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज। और इसके अंदर गंदा गंदा सा जो ये बीज होते हैं ना, गंदे गंदे बीज, ये गंदे गंदे बीज, ठीक है, इनको कहा कि ये इसके अंदर जो सीड्स हैं, इसके अंदर जो ब्लैक सीड्स इंबेडेड है, इनको इन्होंने कहा कि यही तो है निगेटिव चार्ज। ये कौन है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये था इनका मॉडल। और एक चीज और बताया कि हाँ, मतलब कि वाटरमेलन के जैसा इनका मॉडल कैसा था कि एटम जो है किससे रिजेंबल करता है, वाटरमेलन से, या फिर उन्होंने कहा क्रिसमस पुडिंग से। क्रिसमस मनाते थे, ठीक ना, क्रिसमस पुडिंग। एक क्रिसमस में एक हलवा बनता है, उस हलवे में पूरा का पूरा हलवा और बीच बीच में क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स लगाए रहते हैं। तो वही सेम कि पूरा का पूरा हलवा जो है पॉजिटिव चार्ज स्फेयर हो गया, और उसके अंदर जो है ये जो ड्राई फ्रूट्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन्स को। किसको कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कर रहे हैं। तो ये मॉडल था थॉमसन का, ठीक है। तो थॉमसन मॉडल क्या कहता है, थॉमसन मॉडल क्या बोला हमसे, थॉमसन मॉडल ने कहा कि द स्ट्रक्चर ऑफ एटम resembles a watermelon और क्रिसमस पुडिंग, ठीक, यही वाटरमेलन, जैसा कि आपको बताया गया था पहले और आपके मुंह में पानी आया था। हाँ, तो थॉमसन ने बताया कि वाटरमेलन या फिर क्रिसमस पुडिंग के जैसा ही हूबहू मिलता जुलता आपका जो है एटम का स्ट्रक्चर माना जाएगा। मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो उनका सिंपली मीनिंग ये था, ओवरऑल बात करें तो उनका सिंपल मीनिंग ये था कि एन एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। कि एटम कुछ नहीं, एटम जो है ना वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, ठीक। एंड नेगेटिव चार्जेस embedded into it, और इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस क्या हुए, embedded है। तो ये स्ट्रक्चर इन्होंने दे दिया, चला भी, लोगों ने माना भी, समझा भी, ठीक ना। लेकिन बाद में चल के कुछ अदर साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स के वजह से या उन एक्सपेरिमेंट्स के जो कंक्लूजन निकले, जिनसे ये मॉडल
मिलता जुलता नहीं था। ये मॉडल मतलब ये मॉडल उन चीजों को, उन एक्सपेरिमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करता था, और इस वजह से इस मॉडल को क्या किया गया, निष्कासित कर दिया गया। ठीक ना, निष्कासित। थॉमसन हो गए बेचारे उदास। ठीक है तो जे थॉमसन के मॉडल को हटा दिया गया। क्यों? इसका रीजन क्या था, इसके लिमिटेशंस क्या थे, इसके लिमिटेशंस क्या थे, क्यों हटा दिया गया इसको? क्योंकि इसमें कुछ नहीं बताया जाता है कि some experiments performed by other scientists some experiments performed by other scientists are not satisfy this model। तो ये था इनका लिमिटेशन। अब कौन से साइंटिस्ट थे, कौन था जिन्होंने इनके मॉडल को झूठा साबित किया और इनको रोने पे मजबूर कर दिया तो वो साइंटिस्ट थे कौन, ये कौन थे? झूठ मूठ का बताया जा रहा है, बहुत सारे साइंटिस्ट, एक ही तो थे जिनका नाम था कौन? हाँ, प्यारे से रदरफोर्ड। ठीक, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये सारी चीजें ऑब्जर्व की और देखी, तो कहा कि कुछ भी हो सकता है, बट ये मॉडल तो बेबुनियाद है, बेतुका है। ठीक ना, और रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। तो सबसे पहले दो बातें जाननी है कि इन्होंने कैसा एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें इन्होंने क्या किया था, और सेकंड वन ये जानना है कि उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या कंक्लूड किया और क्या क्या हुआ। हाँ, तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं रदरफोर्ड आए भैया, रदरफोर्ड। अच्छा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना? हाँ, हम मिटाए जा रहे हैं, बाद में मत कहिएगा कि जरा बीच से हटते नहीं हो और मिटा भी देते हो। हाँ, तो कॉपी पेन लेके भी बैठ सकते हैं। ठीक ना, कॉपी कलम लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक, हमको मौका मत दीजिए नोट्स बेचने का, नहीं तो हम बेचना शुरू कर देंगे नोट्स। ठीक है, तो आगे चल के हमको पढ़ना है किसके बारे में, रदरफोर्ड के बारे में। तो रदरफोर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि रदरफोर्ड ने क्या किया और उनका एक्सपेरिमेंट कैसा था, वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, सब कुछ उनके बारे में समझेंगे। तो चलो पढ़ा जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो इनके इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। क्या किया भाई? सोने का तस्करी नहीं, सॉरी, इतना झूठा इल्जाम। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट देखा। तो इन्होंने क्या किया इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट? कुछ नहीं, एक गोल्ड की फॉइल ली, ठीक है, एक गोल्ड की फॉइल ली। ठीक है, इस तरह से एक गोल्ड की फॉइल ली। गोल्ड की फॉइल समझ रहे हैं ना, सोने का पतला सा कागज जैसा पतला एक पत्थर। ठीक ना, तो एक गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल क्यों लिया, रीजन आगे बताएंगे। ठीक है तो गोल्ड फॉइल लिया इन्होंने, और गोल्ड फॉइल के पीछे क्या किया कि ऐसा एक स्क्रीन लगा दिया। ठीक है, ऐसा एक स्क्रीन लगा दिया। स्क्रीन, सर उनको मूवी देखनी थी तो ऐसे ही देख लेते। नहीं, मूवी नहीं देखनी है बच्चों। हाँ, एक स्क्रीन लगा है। ठीक ना, इस स्क्रीन को कहा जाता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ठीक है, फ्लोरोसेंट का स्पेलिंग सर गलती कर दे। ठीक सर, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। और ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो है बनी होती है जिंक सल्फाइड की, जिंक सल्फाइड की बनी होती है। और इसमें एक काबिलियत है, काबिलियत बताएंगे, अभी रुक जाना, अब काबिलियत बताएंगे। इसके बाद क्या किया इन्होंने कि यहाँ पे क्या किया, एक ऐसी डिवाइस ली। ठीक ना, एक ऐसी डिवाइस ली जिसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स थे। सर अल्फा बीटा इसमें भी, मैथ में भी, हाँ नहीं, अल्फा पार्टिकल्स थे। तो अल्फा पार्टिकल्स किसको कहा जाता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को कहा जाता है
अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। असल में इसके अंदर क्या भरा हुआ था? He2+। हीलियम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के उसके ऊपर 2 पॉजिटिव करके और हाईली इसमें क्या किया था? ठूस ठूस के भर दिया गया था कि जहां से भी थोड़ा सा इसको गैप मिले फाड़ के निकले। हाँ, और ये अल्फा पार्टिकल्स जो थे ना, इस अल्फा पार्टिकल्स में एक और खास बात है, एक और चीज सुनिए कि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होती है, और फ्रीक्वेंसी हाई होने के लिए ये वेरी स्पीड इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक। दे ट्रैवल इन वेरी हाई स्पीड, दे ट्रैवल इन वेरी हाई स्पीड। और इनके इस हाई स्पीड और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के चलते ये किस में चलते हैं? ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, कहीं इधर उधर भटकते नहीं है, अपने मंजिल की तरफ एकदम भेदते हुए आगे बढ़ते हैं, ये भटकते नहीं। फ्रीक्वेंसी हाई है, स्ट्रेट चलते हैं और स्पीड एकदम बहुत ज्यादा है, तो एकदम ये सीधे चलेंगे, कहीं भी इधर उधर भटकेंगे, खोएंगे नहीं, ठीक ना। तो इससे क्या हुआ सर? तो अब क्या किया गया कि इस अल्फा पार्टिकल्स को इस गोल्ड फॉइल पे क्या किया गया? बॉम्बार्डेड किया गया। बॉम्बार्डेड मतलब छोड़ा गया, बम नहीं मारा गया, बॉम्बार्डेड मतलब छोड़ा गया। क्या है ये? अल्फा पार्टिकल्स। इन अल्फा पार्टिकल्स को इस पे बॉम्बार्ड किया गया, और इस पे बॉम्बार्ड किया गया, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए कहानी को स्टॉप कीजिए। ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो है जिंक सल्फाइड, इसकी एक खासियत है कि जब इस पे कोई भी पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स जब इस पे पड़ते हैं, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, ये ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी क्या खास बात है? जिंक सल्फाइड क्यों लिया? इट स्टार्ट्स ग्लोइंग व्हेन इट इज हिट बाय एनी चार्ज्ड पार्टिकल। इसके ऊपर जब भी कोई चार्ज पार्टिकल पड़ते हैं तो ये क्या करता है? ये ग्लो होने लगता है, और ये ग्लो होगा तब हमें दिखेगा कि हाँ ये पार्टिकल यहां आ रहे हैं, और कुछ हम लोग करेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे। सर गोल्ड फॉइल क्यों लिया गया? तो गोल्ड फॉइल लेने के बाद ये है कि गोल्ड जो होता है वो मोस्ट मेलिएबल है। मेलिएबल का मतलब इसको पीट पीट के जितना चाहो उतना पतला से पतला शीट्स हम बना सकते हैं, और ज्यादा मेलिएबल होगा तो इसके एक लेयर में नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो कम से कम मिलेंगे, मतलब कम से कम एटमों से इस अल्फा पार्टिकल्स को गुजारा जाएगा, ताकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो काफी क्लियर कट हो, ताकि हम एटम के भीतर, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से क्लियर और परफेक्टली अपना कंक्लूजन दे सके। ज्यादा एटम से गुजरेगा तो हो सकता है कि बीच में उसके साथ कुछ हो जाए, जमाना खराब है, ठीक। तो यहां पे इन एटम्स इसको इसलिए गोल्ड फॉइल लिया गया क्योंकि इसके एक परत में कम से कम लेयर ऑफ एटम्स हमें मिले, और अच्छे से ये अल्फा पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन हो सके। अरे भाई समझो ना कि ज्यादा एटम होंगे तो उससे ज्यादा एटमों से गुजरेगा, तो उसके बीच कुछ हो गया, मान लो किससे टकराया, किससे, हमें क्या चीज का पता करना है? एक एटम का। तो हम तो चाहेंगे कि एक एटम हो, लेकिन उसके बाद भी कितना हो, पतला से पतला हम लेके देखे गोल्ड फॉइल को, तब भी 2-3 लेयर मिल गए थे एटम के, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, एटम ही है भाई, ठीक ना। तो एटम है, 2-3 से लेयर से कोई मतलब नहीं है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो लीस्ट नंबर ऑफ लेयर ऑफ एटम्स हमें चाहिए ताकि हम एटमों की स्टडी अच्छे से कर सके। यस, ठीक है। तो हमने इस पे ऐसा गुजारा, और तब इनका क्या ऑब्जर्वेशन हुआ उसके बारे में सुनिए। तो पहला ऑब्जर्वेशन कहां लिखा जाए? यहां ऑब्जर्वेशन, ये है आपका ऑब्जर्वेशन। क्या है ये? ऑब्जर्वेशन। किन्हों दिखा क्या इनको? तो इस स्क्रीन पे पढ़ रहा था, और इस स्क्रीन पे पढ़ने पे क्या हो रहा था? ग्लो हो रहा था, ठीक है। तो सारी रेज के बारे में हम अच्छे से क्या कर सकते थे? यहां पे विजुअलाइज कर सकते थे। अब यहां पे पहला ऑब्जर्वेशन इनको क्या मिला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल goes straight through gold foil without any डेविएशन। अधिकतर अल्फा पार्टिकल जो थी वो सीधे सीधे निकल गई,
अब तो इनको मिला कि ले भाई ये क्या है। थॉमसन भैया ने बताया था कि पूरा का पूरा एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। पूरा का पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज है, और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होता तो ये अल्फा पार्टिकल भी कौन सी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होता, ये पॉजिटिवली चार्ज होता, तो ये तो उसको क्या करता, रिपेल, याद है ना, हाँ, कि सेम चार्जेस रिपेल इच अदर, तो ये तो उसको वापस भेज देता। बट ये तो इसको जाने दे रहा है, अपने अंदर से आर पार होने दे रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गोज स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन। इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, तो इससे कंक्लूजन ये निकलेगा कि ज्यादातर अंदर की जगह क्या है, खाली है, क्योंकि कोई इसको रोक ही नहीं रहा। अरे भाई निगेटिव होता तो इसको पकड़ लेता, पकड़ा भी नहीं, सीधे सीधे क्या हुई, चली गई। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या दिखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, अच्छा इसको एक बार छाप लो, ठीक ना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको मिटाने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जर्वेशन क्या मिला, अगला ऑब्जर्वेशन इनको ये मिला कि दूसरा ऑब्जर्वेशन, अच्छा ये समझ में आया ना कि इससे पास हो रही है, यहां पे हमें क्या हो रहा है, दिख रहा है, ठीक ना, जिसके चलते हम ये सब बातें पता कर रहे हैं। हम नहीं, मतलब उन्होंने पता किया था, ठीक ना, हम कौन होते हैं पता करने वाले। दूसरा क्या मिले कि सम ऑफ द लाइट रेज, या सम ऑफ द, बार बार लाइट रे बोल दे रहे हैं, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डेविएट्स एट अ सर्टेन एंगल, कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो थी वो कुछ एंगल पे क्या हुई, डेविएट हो गई, मतलब कुछ एंगल पे ऐसे डेविएशन कर ली। इसका क्या रीजन होता है, तो कुछ अल्फा पार्टिकल ने की, इसका मतलब जैसे मान लो कि ये एक सिंगल एटम हो गया और यहां से सीधे गई ये पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल, सीधे गई सीधे गई सीधे गई सीधे गई, यहां से एक अल्फा पार्टिकल या दो अल्फा पार्टिकल ऐसी हैं जो कि कुछ एंगल पे क्या हो रही है, ऐसे डेविएट हो रही है, थोड़ी सी ऐसे एंगल पे निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे इस एंगल पे, थीटा एंगल पे क्या हो रही है, डेविएट, अरे हटा हो गया, थीटा एंगल डेविएट हो रही है, मतलब कुछ एंगल पे ऐसे, समझ रहे हो ना, भटक रही है, थोड़ा सा छटक रही है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ एंगल पे ये भटक रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी लाइटें तो हो रही है ऐसी, एक बहुत ही छोटे से रीजन की लाइट जो है, ये छोटे से रीजन का जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, वो डेविएट हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे डेविएट कौन कर सकता है, इसको हटा कौन सकता है, इसको रिपेल कौन कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज। इट मींस कि द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। हाँ क्या पता चला, इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो पॉजिटिव चार्ज है जो इनको रिपेल करके हटा रहा है अपने अंदर से, वो क्या है, सब जगह तो है नहीं, पूरे बड़े से इलाके में तो है नहीं, क्योंकि सारी जगह से लाइट तो सीधे सीधे चल रही है। इसका मतलब वो जो पॉजिटिव चार्ज जो बड़े ही छोटे से रीजन में क्या है, लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन निकला। अभी हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, कंक्लूजन इसके बाद लिखेंगे, ठीक ना। तीसरा क्या मिला है, तीसरा इन्हें ऑब्जर्वेशन मिला कि आउट ऑफ एवरी 12,000 अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स out of every 12,000 alpha particles, one of them gets rebound, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल, 12,000 अल्फा पार्टिकल में से कम एक अल्फा पार्टिकल जो थी वो जात रही थी और वापस क्या हो जा रही थी, उसी पाथ पे रिबाउंड हो जा रही थी, हो जा रही थी। ठीक है, अब ये हुआ ऑब्जर्वेशन कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। अब इसका कंक्लूजन क्या दिया, चलो देखते हैं कंक्लूजन क्या दिया। कंक्लूजन देखेंगे हम लोग। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष मतलब कि उन्होंने इससे क्या अपना थ्योरी लगाया, इससे क्या अपना जो स्टडी थी या जो भी अपना कंक्लूजन था, निष्कर्ष था, उसके बारे में क्या बताया। तो ये है आपका टेबल किसका, कंक्लूजन का। जैसे पहला वाला का देखते हैं, पहले वाले में क्या हुआ है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गोज स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर जगह तो क्या है, खाली है, ना उसको कोई अट्रैक्ट कर रहा है, ना उसको कोई रिपेल कर रहा है, सीधे सीधे जाने दे रहा है। इसका मतलब अंदर जगह है नहीं, खाली जगह है। दूसरा,
दूसरा कंक्लूजन, इससे क्या मिला कंक्लूजन? इससे मिला हमको कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल डेविएट एट अ सर्टेन एंगल। इसका मतलब कि द पॉजिटिव चार्जेस ऑफ एन एटम is concentrated in a very small region or space। कि छोटे से जगह में, एटम के भीतर एक बहुत ही छोटे से रीजन में, छोटे से जगह में आपका जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कंसंट्रेट करके रखा गया, क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है क्या कर रही है, वहां से डेविएट हो रही है, सभी नहीं, कुछ वहां जब पड़ रही है, ठीक ना। उसके बाद से तीसरा ये वाला कि हर 12,000 पार्टिकल में से एक को तो क्या हो जा रही थी, जाके वापस रीबाउंड हो जा रही थी। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बात देखिए, अब तो ये पता चल चुका है कि एटम पूरा जगह खाली है और बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। तो पॉजिटिव चार्ज के बारे में तो पता चल चुका है, लेकिन ये एक अल्फा पार्टिकल जाके और वापस रिबाउंड हो जा रही है, मतलब वापस अपने पाथ पे लौट आ रही है, आ रही है करके, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बीच में जो रीजन है, बीच में जो पॉजिटिव चार्ज का रीजन है, वो हैवी मास का है। अरे चार्ज तो पता चल ही चुका है, लेकिन यहाँ पे मास क्या है, मास ज्यादा है, क्योंकि ये अगर अल्फा पार्टिकल इससे ज्यादा मास की होती तो ये इसको मार के क्या करती, ठेल के बाहर निकाल देती। लेकिन ये क्या कर रही है बेचारी, अरे देखे हो ना कितना फास्ट चलता है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, स्ट्रेट भागता है, बहुत ही स्पीड में इसको छोड़ा गया था। लेकिन अगर ये स्पीड में छोड़ा गया था इसको हटा सकता था, लेकिन इसका इनर्शिया क्या है, हाँ इनर्शिया, फिजिक्स इनर्शिया क्या है, ज्यादा है, तो ये वहां पे क्या है, अपने हैवी मास से बैठा हुआ है। अब कोई इससे आके लड़ेगा तो खींचेगा तो नहीं, क्योंकि भाई ये कौन सा है, सेम चार्ज है, तो ये क्या करेगा, खींचेगा तो नहीं, लेकिन आप टकराइएगा तो क्या करेगा, आपको मार के उधर भगा देगा कि जाओ, चले जाओ यहां से, यहां कोई जगह नहीं तुम्हारे लिए। तो यहां पे तीसरा जो ये पॉइंट है, इससे क्या पता चला कि द होल मास of an atom the whole mass of an atom is concentrated in a very small region known as, और इसी का नाम दिया गया क्या, न्यूक्लियस। यस, न्यूक्लियस। तो ये भी कहा जाता है कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी किन्होंने की थी भैया, वो थे कौन, रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस बताया था कि वो एक छोटा सा जगह, वो एक छोटा सा प्यारा सा छोटा सा बाबू सा जगह जो है, जिसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है और वहां पे टोटल मास एटम का कॉन्सेप्ट। अरे समझते हो ना तुम लोग को, जब मास निकालना होता है, भाई पिछला चैप्टर वाला देख लो, तो पिछला चैप्टर में पढ़े थे ना कि मास नंबर निकालना होता है तो क्या करते थे, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जोड़ा जाता था, इलेक्ट्रॉन को नहीं जोड़ा जाता था। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही, नहीं तो टोटल मास हम कहाँ का देख रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही ना। तो न्यूक्लियस के अंदर का मास है, तो इसका मतलब कि मास सारा किस में कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस के अंदर। तो भाई बोलो ना न्यूक्लियस के अंदर। समझ में आ रहा है? आया, चलो ठीक। तो take a screenshot and let's begin another topic or another concept. तो on the basis of his experiment, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। जी हाँ, रदरफोर्ड ने भी अपना मॉडल दिया एटम का, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक, पूरा अगर कहा जाए तो इसको एक और नाम से जाना जाता है कि रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, ये भी कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी थी इन्होंने, ठीक ना। उसका नाम क्या रखा था, जो बीच में पॉजिटिव चार्ज का एक छोटा सा स्पेस रीजन था, स्फीयर था, उसको क्या बोला था इन्होंने, न्यूक्लियस। तो इसी के आधार पर इसका नाम एक और कहा जाता है, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, अब इन्होंने अपना मॉडल क्या दिया, मतलब इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या बोले। तो सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि there is a positively charged sphere. There is a positively charged sphere at the center, in which all of the mass and charges, all of the mass and positive charge, mass and
पॉजिटिव चार्ज concentrated in the nucleus। ठीक, तो इन्होंने कहा कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एट द सेंटर, कि एटम के सेंटर में एक स्फीयर होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसमें ऑल ऑफ द मास एंड पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड, जिसमें इसको आप हटा सकते हैं, ये 2 बार हो गया है न्यूक्लियस, ठीक ना। ऑल ऑफ द मास एंड पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो पहली बात इन्होंने ये कही। सेकंड क्या बोला इन्होंने? सेकंड इन्होंने कहा कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। सेकंड बात बोली इन्होंने कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक। और ये बात इन्होंने कहा, इसीलिए इनके मॉडल को हम लोग थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि ये प्लैनेटरी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। इनके मॉडल को, मतलब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है, जैसे कि प्लैनेट्स सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। सेम लाइक वैसे ही हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स के अराउंड मतलब न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इसको प्लैनेटरी मॉडल भी, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको प्लैनेटरी मॉडल भी कह सकते हैं, प्लैनेटरी मॉडल, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात इन्होंने अपने मॉडल में क्या कही? तीसरी बात इन्होंने क्या कही? इन्होंने कहा कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। जी हां, इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है इन कंपेयर टू एटम साइज, कि एटम्स के साइज के कंपेयर में न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है, ठीक ना। जैसे कि अगर बात करें तो ये अगर पूरा एक एटम हो गया तो एक छोटा सा डॉट बना रहे हैं, ये है साइज किसका, न्यूक्लियस का। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अपने जो भी ग्राउंड होती है जहां खेलने कूदने जाते हैं आप, ठीक ना, तो बड़ी सी एक फील्ड हो गई, उसको समझ लो कि पूरा दायरा किसका है, एटम का, और उसके बीच में एक छोटा सा रखा हुआ पत्थर, एकदम सेंटर में बहुत ही छोटा पत्थर, वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का साइज। मतलब इतना बड़ा एटम नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं कि ये कंपैरिजन है, मतलब इस तरह से वो भी जितना दूर आप समझ रहे हैं इस तरह, उसी से कंपेयर कर सकते हैं कि न्यूक्लियस और जो आउटर ऑर्बिट या आउटर एटम का जो बाउंड्री होता है उसके बीच में इतना डिस्टेंस उनके कंपैरिजन में माना जाता है, रेस्पेक्टिव, मतलब उनके रेस्पेक्ट में इतना हो सकता है, ठीक है। तो ये था मॉडल किसका, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, जिसमें इन्होंने ये सारी बातें बोली, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इनके भी लिमिटेशन, इनका भी एक लिमिटेशन आ गया, मतलब ड्रॉबैक, मतलब इनमें भी एक खामी थी। क्या खामी थी भैया? तो ये जो बात इन्होंने कही थी ना कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जी हां, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इन्होंने एक बात नहीं बता पाए और नहीं बता पाई इन्होंने, वो बात ये थी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से समझिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में अगर रिवॉल्व करेंगे तो वो कहां चले जाएंगे, एक्सेलरेटेड मोशन करने लगे। और ऐसा कहा जाता है कि पॉजिटिवली चार्ज या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन करता है दे वुड रेडिएट एनर्जी। तो वो क्या करेंगे, एनर्जी रेडिएट करते हैं वो। तो अगर इलेक्ट्रॉन भी अगर या फिर नेगेटिव चार्ज भी क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस एक सर्कुलर ऑर्बिट्स में, तो वो क्या करेगा, वो भी एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। और अगर ये एनर्जी रेडिएट करेगा, अगर ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो धीरे धीरे एनर्जी रेडिएशन से इसका जो पाथ होगा वो छोटा होते जाएगा, और छोटा होते 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 एक समय आएगा कि जाके न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये ऐसे तो जो हम मैटर का फॉर्म पढ़ते हैं, कोई भी मैटर का जो हम फॉर्म देखते हैं तो वो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि मैटर एटम से बने होते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन जाके इससे क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे, तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, खत्म, ठीक। बट ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा तो अगर ऐसा होता नहीं है, इसका मतलब जरूर ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं, जो भी बातें बताई जा रही है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये बात गलत लग रही है। तो इनका लिमिटेशन क्या था कि ये इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्यूशन को या इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्यूशनरी या सॉरी इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन को ये स्टेबल
नहीं बता सके। मतलब कहने का मतलब कि कहा क्या कि द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is not expected to be stable, is not expected to be stable। कि इलेक्ट्रॉन्स का जो रिवोल्यूशन है या इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं उनका जो ये रिवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है, ये जो दे रहे हैं, ये स्टेबल महसूस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं महसूस हो रहा है स्टेबल? क्योंकि क्या दिक्कत है? क्योंकि हम जानते हैं if any charge particle undergo accelerated motion, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है, it would radiate एनर्जी। तो क्या करेगा? एनर्जी रेडिएट करेगा। और एनर्जी अगर ये रेडिएट करने लगा तो धीरे धीरे इसका सर्कल या धीरे धीरे इसका जो पाथ है वो क्या होते जाएगा? छोटा होते जाएगा और फाइनली इट विल कोलाइड विथ न्यूक्लियस और बहुत बड़ा धमाका। ठीक है, तो इफ एनी चार्ज पार्टिकल अंडरगो एक्सेलरेटेड मोशन इट वुड रेडिएट एनर्जी। देन क्या होगा? देन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन going to smaller and finally it would collides with nucleus। क्या होगा? ये फाइनली जाके ये न्यूक्लियस से कोलाइड हो जाएगा। तो द मॉडल of Rutherford is not getting stable, is not expected to be stable। That is why इस पे सवाल उठने लगे कि भैया आप तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। और अगर वो रिवॉल्व करेंगे तो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते जाएंगे, और सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे तो चले जाएंगे एक्सेलरेटेड मोशन। पता है ना एक्सेलरेटेड मोशन? जब कोई भी सर्किल में घूमता है तो उसका अगर चाहे स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट हो, लेकिन उसका डायरेक्शन हर बार क्या होते रहता है? हर बार चेंज होता है। और ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन वेलोसिटी आल्सो चेंजेस, एंड वेलोसिटी चेंज होता है तो क्या बोलते हैं? उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन में चला जाएगा। एंड द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। और रिवोल्यूशन जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो रिवोल्यूशन मॉडल है वो क्या होगा? स्टेबल नहीं माना जाएगा। क्योंकि इफ एनी चार्ज पार्टिकल अंडरगो एक्सेलरेटेड मोशन, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन करता है इट वुड रेडिएट एनर्जी, and then the path of electron going to be smaller and finally it would collide with nucleus। और लास्ट में क्या हो जाएगा? वो जाके न्यूक्लियस से कोलाइड हो जाएगा। तो इन पे सवाल उठने लगे और इन सवालों का जवाब और इनका हेल्प करने के लिए एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था कौन? नील्स बोर। कौन है? नील्स बोर है। नील्स बोर ने क्या किया? तो नील्स बोर ने हमें क्या किया? नील्स बोर ने हमें बोर किया। नहीं, ऐसा नहीं है। नील्स बोर ने इसका जवाब दिया। मतलब the all questions that raised against Rutherford model, the Rutherford atomic model is solved or is solved by Niels Bohr। Niels Bohr ने क्या कहा? Niels Bohr के बारे में अगर बात करें तो Niels Bohr ने Rutherford atomic model जो था उसमें कुछ लिमिटेशंस आ गए थे, उन्हीं को उन्होंने क्या किया? ओवरकम किया। तो अगर सिंपली यहां से हम शुरू करें कि अभी तक हमने रदरफोर्ड मॉडल जो था उसके क्या लिमिटेशंस थे, तो उसके लिमिटेशंस हम समझ चुके हैं कि लिमिटेशन जो है उनमें क्या था? बोला गया कि द ऑर्बिटल रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is not expected to be stable। तो ऑर्बिटल रिवोल्यूशन जो था इलेक्ट्रॉन्स का वो स्टेबल नहीं फील हो रहा था। क्योंकि पता ही है क्योंकि जब वो घूम रहे थे एक सर्कुलर ऑर्बिट्स में तो वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे थे और उनसे उनकी एनर्जी क्या होगी? रेडिएट होगी। क्योंकि किसी भी चार्ज पार्टिकल का एनर्जी रेडिएट होता है जब वो एक्सेलरेटेड मोशन करता है, और इस वजह से उनका पाथ जो होता है धीरे धीरे क्या होता है? स्पाइरल होते जाता और धीरे धीरे एक स्मॉलर ऑर्बिट्स में चेंज होते होते और वो जाके न्यूक्लियस से क्या हो जाएंगे? जाके कोलाइड हो जाएंगे। तो इसी को ओवरकम करने के लिए कौन आए? इसी क्वेश्चंस, मतलब क्या हुआ? द क्वेश्चंस
arise against the Rutherford atomic model, RAM. The question arise against the Rutherford atomic model. इसको ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम दिस, यहां पे लिख सकते हैं टू ओवरकम द क्वेश्चन अराइजेस अगेंस्ट द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. ठीक, तो इसको ओवरकम करने के लिए आए कौन? नील्स बोर. और नील्स बोर क्या कहते हैं सुनिएगा. नील्स बोर ने क्या कहा? नील्स बोर ने कहा कि सुनो भैया, देखो तुमसे नहीं हो रहा है, हाँ तुमसे ना हो पाएगा रदरफोर्ड, अब हमको दो, हम बताएंगे तुम्हें कि कैसे इसको स्टेबल बताना है. तो उन्होंने कहा ठीक है आप ही बताइए बड़े भैया. तो इन्होंने कहा क्या? नील्स बोर ने कहा कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहा, इन्होंने सिंपल कहा कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व in a special well defined circular the special well defined discrete orbits, ठीक. तो उन्होंने क्या कहा कि नील्स बोर ने कहा भैया देखो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं किसमें? न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में. बट वो ऐसे ही ऑर्बिट नहीं होते हैं कोई भी, वो एक वेल डिफाइंड, एक डिस्क्रीट डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं. और अलग अलग डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जिनसे उनकी एनर्जी विल नॉट रेडिएट, जिनसे उसमें घूमने पे उनकी एनर्जी क्या होती है? रेडिएट नहीं होती, मतलब एनर्जी निकलती नहीं है. वो अपने एनर्जी को कंजर्व करके रखते हैं और कांस्टेंट रहती है, और इस वजह से वो अपने ऑर्बिट्स में लगातार क्या करेंगे? रिवॉल्व करते रहेंगे. जैसे ये मान लो न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों तरफ जैसे फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकंड, थर्ड वन एंड फोर्थ. अब ये डिस्क्रीट ऑर्बिट है, मतलब ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं और इसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, कोई अदर यहां बीच में, ये जैसे बीच का स्पेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व नहीं करेंगे. अगर इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो क्या होगा? तब इनकी एनर्जी रेडिएट होगी. इन ऑर्बिट्स में, इन स्पेशल वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में इनकी एनर्जी रेडिएट नहीं होती. उनका नाम दिया उन्होंने ऑर्बिट का क्या? के, एल, एम और एन. ठीक है, और इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स भी कहा गया. क्या कहा गया? एनर्जी लेवल्स कहा गया. अब क्या ये आके ऐसे बोल देंगे हम मान लेंगे? तो हाँ मानना पड़ा, मानेंगे, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ बातें हैं, सिर्फ बात आके अपना बोल दिए और अपना पक्ष रख दिए, लेकिन ऐसा नहीं है. इसकी काफ़ी थ्योरी है, प्रूफ है, और इसका प्रूफ दिया गया उन्होंने कि ऐसा होता है, और इस प्रूफ के बेसिस पे उनको लिया गया. बट आपको वो सारे डिटेल्स में अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी आप 9th क्लास में हैं, ठीक ना. आगे चल के क्लासेस में आपको मिलेंगी, जैसे 11th क्लास में आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि नील्स बोर एटॉमिक मॉडल असल में क्यों इतना पावरफुल, और क्यों इस सब चीज को, ये जो भी कंसेप्ट इन्होंने दिया उसको लोग जो है मानने से इनकार नहीं कर सके. ठीक है, तो यहां तक ये बात खत्म हुई, और इस तरह से नील्स बोर ने बचा लिया किसको? रदरफोर्ड को. तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, दोस्तों, फ्रेंड्स जो भी है, सबको बधाई हो कि चैप्टर जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. कुछ और भी टॉपिक्स बाकी है, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसकी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको. ठीक, लेकिन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ा. इससे जो भी डाउट्स, जो भी क्वेश्चंस अराइज होंगे आपके मन में, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड wait for next video, discovery of electron, proton और neutron. That's it. Thank you so much. तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करें, शेयर करें और फैलाएं इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्त लोग भी जान सके इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें. ठीक, काफ़ी मेहनत लगती है. थैंक यू, बाय.